ओके, तो hence the net impulsive force on the system, मतलब two body system on the system is 0, क्योंकि ये हम पहले से जानते हैं। तो कर लेते हैं जो है 3 और 1 को ऐड करके देखते हैं। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये होगा PA डैश माइनस PA वेक्टर PA इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सॉरी ये पहला और ये सेकेंड टाइम क्या आया, PB डैश माइनस PB इज इक्वल्स टू। अब इन दोनों को ध्यान से देखते हैं, जितना ये है उतना ही ये है, बट ये दोनों ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहां क्या आ गया 0 आ रहा है ना 0, देखिए दोनों सेम है। न्यूटन थर्ड लॉ लगाने के बाद अब आपको पता चल गया, और PA डैश माइनस PA इज इक्वल्स टू माइनस, आप पूरा इसको साइड में जाते हैं, क्या हो गया ये, इसकी भी जरूरत नहीं थी, एक लाइन और अपना बच जाएगा। क्या कि यहां से क्या दिख रहा है, PA डैश PB डैश, तो PA डैश प्लस PB डैश इज इक्वल्स टू PA प्लस PB, और PA प्लस PB इज इक्वल्स टू PA डैश प्लस PB डैश, ये हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये आपका डेरिवेशन प्रूव हो गया। अच्छा, अब आपको ये लगता है कि ये तो इस फॉर्मेट में है जो है, अब जरा सा इनकी वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या ये वही आता है जो क्लास 9 में पढ़ा गया था। यस, ये वही आएगा। PA मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट A, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका, m1 u1, क्या है ये m1 u1 प्लस PB इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, क्या हो गया m2 u2 इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ A डैश इज, ये A है और ये वाली B है, तो क्या आ जाएगा ये m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब उनके मैग्नीट्यूड को अगर तो ये आ गया ना, मोमेंटम सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, बिल्कुल यही सेम चीज यहाँ है। तो आपने देखा कि जो क्लास 9 में आपने पढ़ा था बिल्कुल वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक। बस आपने इसे थोड़ा सा इम्पल्सिव फॉर्मेट में देखा, जो है थोड़ा इम्पल्स को सीखते हुए, उस समय आपको इम्पल्स उतना अच्छे से क्लियर नहीं होता था, बट आज आप इम्पल्स को अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं, जो है कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये हो गया आपका जो है इम्पल्स। अभी नेक्स्ट है, अच्छा नोट कीजिए इसको आप फटाक से, ओके। तो अब है नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। अब ये इक्विलिब्रियम क्या है, तो जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, हालांकि आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स का क्या है कि फिजिक्स का थोड़ा सा अपना एक अलग ही इक्विलिब्रियम का यहाँ, तो हम लोग देखते हैं जो है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, क्या है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, क्या मतलब है इसका। तो अगर हम बात करें जो है इक्विलिब्रियम के बारे में, तो यहाँ इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या है 0, तो पार्टिकल किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। इफ द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज नॉट इक्वल टू 0, then that object are called non equilibrium, मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है।
तो आप जो है हेडिंग डालेंगे जो है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। योर न्यू हेडिंग इज इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स क्या है? सिंपल, बिल्कुल मैकेनिकल लैंग्वेज में, मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, क्या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, देन दैट पार्टिकल और दैट सिस्टम या दैट बॉडी आर कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो आप लोग नोट करें, अगर आपको नोट करना है कि equilibrium of particle in mechanics refers to the situation when the net external force on the particle is zero। तो net external force on the particle is zero। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं जो है कि कोई दो सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए कि एक सिचुएशन ये है, ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन यहाँ पर एक फोर्स F1 है और दूसरा फोर्स F2 है, और ये पार्टिकल क्या है? इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, इसे आप ऐसे ही बना सकते हो कि ये इधर से F1 लग रही है, ठीक है, और ये इधर से F2 लग रही है, ठीक है, या आप इसे F2 कह सकते हैं, इसे F1 कह सकते हैं, जैसे आपकी समझ में आए, ठीक है। ये F1 ले लीजिए और ये F2, फिर से वही सिचुएशन बन गई। तो आप अगर यहाँ पर देखें पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम मतलब कि व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ऐसा लिखेंगे आप, when the net force acting on the system when the net external force acting on the system is zero, then that particle are in translational equilibrium या equilibrium, are in equilibrium, ठीक है। इसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। तो वहां से अगर हम लोग ये एग्जांपल लें तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो नेट है, जो दोनों नेट फोर्स हैं, उनका सम क्या है? जीरो है। तो ये कहलाएंगे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के क्या क्या फीचर्स होते हैं, मतलब कैसा होगा? अगर आप इसे देखें, इनके फीचर्स के बारे में हम लोग बात करें तो जरा फीचर्स को देखो, तो इसमें क्या होगा? दो फीचर्स होंगे। या तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बताता है कि पार्टिकल क्या होगा, या तो पार्टिकल रेस्ट पे होगा, ठीक है। आगे लग गया न्यूटन फर्स्ट लॉ, इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स क्या है? जीरो हो गया, तो पार्टिकल क्या होगा? रेस्ट पे होगा, या तो किस में होगा? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये हो गया। एंड सेकेंड बात की जाए कि अगर जो है, मतलब कि कोई तो भी एक सिस्टम है जिस पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, कैसे भी ले लेते हैं अपनी मर्जी, और ये एक ऐसा और ये ऐसा, मान लीजिए ऐसा फोर्स लगा, ये है F1 और ये है F2 और ये वाला है F3, ठीक। तो अगर हम लोग जो है इसकी बात करें तो अब ऐसा देखा जाए
तो ये लोग कुछ इस प्रकार से इनका जो नेट आएगा ये नेट होगा। और जो ये नेट है ये F1 और F2 का अगर नेट क्या आ जाए F3 इसके F3 के इक्वल आए, उसका मैग्नीट्यूड F3 के इक्वल आए बट उसकी डायरेक्शन की तरफ अपोजिट में हो, ठीक है, तो फिर से ये क्या बन जाएगा इक्विलिब्रियम। मतलब अगर ये जो सेकेंड सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूं इसका मतलब ये है कि इफ पार्टिकल सेकेंड, जो ये पार्टिकल यहां पर होगा, ठीक है, ये जो पार्टिकल यहां पर है, इस पार्टिकल पर इफ F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल्स टू 0, फिर से the algebraic sum of all the forces acting on the system is 0, then that object or body or particle also called in equilibrium, translational equilibrium, okay, तो ये जो है equilibrium में ही होगा। ऐसे ही आप 3 की बजाय क्या n नंबर ऑफ फोर्सेस ले लीजिए, F1 F2 F3 और Fn, तो उनका जब सबका जो अलजेब्रिक सम है वो क्या आ जाए, फिर से 0 आ जाए, तो फिर से वो सिस्टम क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो सिमिलरली if n number of forces is acting on any particle but that particle is in translational equilibrium, then we can write the algebraic sum of all the forces is equals to 0। इस केस में भी वो 0 ही होगा चाहे वो n नंबर ऑफ फोर्सेस क्यों हो, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है आपको, इसको आप नोट कर लो। और इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने, मैं इसकी बात करूं क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे ये आपका ये दोनों जो है 1 हो गए, ऐसा ये सेकेंड हो गया और ये 13 सिचुएशन आपको दिखाई गई। हालांकि इसका डायग्राम मैंने नहीं बनाया बट आप ऐसा समझ लो कि एक पार्टिकल बनाओ, उस पर n नंबर ऑफ फोर्सेस लगाकर सबका सम कर दो और वो 0 हो तो वो भी क्या होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसको अगर इसी कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जाए तो ये कैसे होगा, F1x F2x F3x इक्वल्स टू 0, F1y F2y F3y इक्वल्स टू 0 एंड F1z F2z प्लस F3z इक्वल्स टू 0। मतलब वो जो आपने वेक्टर में एनालिटिकल मेथड में सीखा था कि सारे वेक्टर्स के कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, ठीक है। तो आप फटाफट से नोट करें, ये है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्लियर। अब आइए जो है इस पर एक अच्छा सा हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि अगर अगर आपके सामने कुछ सिचुएशन ऐसी हो कि कह रहा है कि एज शोन इन फिगर मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग, अ रोप अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन in the horizontal direction is applied at the midpoint of P of the rope as shown in the figure. What is the angle the rope makes with the vertical in equilibrium? Take g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, neglect the mass of the rope. Okay? तो पहले आपको डायग्राम क्या है गिवन है, तो मैं डायग्राम आपको बनाकर दे देता हूँ। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। तो क्या है कि इसमें कहता है कि 2 मीटर का उसका जो है ये स्ट्रिंग की लेंथ है, पहले कुछ तो भी वो ऐसे था और ये 6 किलोग्राम का। तो आप अगर इसे देखें तो यहाँ से क्या 60 न्यूटन लग रहा है, 60 न्यूटन ऐसा है। लेकिन सिचुएशन कुछ क्वेश्चन ऐसा बनाया
कि इसके बीच में ही ये 2 मीटर की जो लेंथ है, ये कितना है 2 मीटर की जो लेंथ है, यहाँ बीच में ही एक फोर्स लगा, यहाँ पर एक फोर्स लगाया जाता है और इसे कुछ वो 50 न्यूटन का फोर्स जो लगा, उस फोर्स के लगने के कारण ये कुछ कैसे, इसकी जो नई सिचुएशन है, नई जो सिचुएशन है कुछ ऐसी हो जाती है, जो कि आपको डायग्राम में ऐसा गिवन है, ऐसा ये 6 ऐसे ही 60 न्यूटन ऐसे लग रहा है और यहाँ पर इसने एक 50 न्यूटन का 50 न्यूटन फोर्स लगा दिया। अब आप देखें तो नई सिचुएशन कुछ ऐसी, और 1 मीटर इधर है और 1 मीटर इधर है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। तो कुछ नहीं, मैंने कहा कि ये जो टेंशन है, ये वाला टेंशन क्या है T1 और ये वाली टेंशन इसमें क्या है T2। अब नहीं पता तो इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, कंसीडर कर लिया, उसकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसके बाद वो सिचुएशन। तो अब हम लोग इस पे बातें करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो कुछ नहीं, जिस पॉइंट पर ये जो फोर्स लगा है, तो एक 50, एक T2 और एक T1, अगर इन तीनों का सम क्या है 0 है, तो फिर ये क्या है, सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, तो उसने तो पहले ही बता दिया कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो फिर यहाँ चैलेंज क्या दिया है कि हमें आपको क्या बताना है, T1 और T2 की वैल्यू बतानी है और वो एंगल बताना है। तो आइए जो है फटाफट देख लेते हैं कि पहले हम लोग जो है इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक जो है इसके इधर का ये वाला पोर्शन, तो अगर इनकी FBD बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, ये 6 किलोग्राम, इधर कितना हो गया 60 न्यूटन और ऊपर क्या लगा T2। भाई देखो ये दोनों फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो उधर से जैसे आपने F1 = F2 लिखा था, मॉड लेंगे क्या F1 = F2, वैसा ही यहाँ से देयरफॉर T2 = कितना आ गया 60 न्यूटन। दोनों इक्वल है, बोलिए T2 - 60 = 0। अगर M × A लगाते हैं तो M तो 6 है, बट एक्सेलरेशन तो है नहीं क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है। अच्छा, तो T2 = 60 न्यूटन। अभी नेक्स्ट उसकी बात करते हैं। तो ये एक ऐसे गया और यहाँ पर ये जो नीचे है ये कितना है T2 है, और ये जो है ये 50 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा, और इधर क्या है ये T1 है 1 मीटर। तो ये जो एंगल है यही अपना फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसके T1 के 2 कंपोनेंट कर लिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो बहुत ही आसान हो गया। अभी इसके 2 कंपोनेंट आ गए, क्या, एक T1 cos थीटा और ये T1 sin थीटा। तो आगे देखते हैं जो है कि क्या आ गया, T1 cos थीटा = T2 एंड T1 sin थीटा = क्या 50 न्यूटन। ओके, तो बस डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से भी देखें, इसको डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, T1 sin थीटा बाई T1 cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा = अच्छा T2 की तो पता है ना कितना है 60, तो ये T1 sin थीटा अपॉन T1 cos थीटा = 50/60, ये कैंसिल कितना आया 5/6, और थीटा = tan इनवर्स कितना 5/6। तो थीटा जो tan इनवर्स 5/6, तो tan इनवर्स 5/6 की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप वहां लिख सकते हैं, नहीं याद है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वही आपका क्या हो जाता है आंसर। वैसे आपके पास लॉग टेबल है तो आप देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 40 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो आप फटाफट इसको नोट कर लें। अगर ये आपको पता चल गया तो अभी आपको T1 निकालना बहुत ही आसान हो गया। यहाँ से ये थीटा की वैल्यू रख देंगे T1, और जो भी आएगा फिर इसे डिवाइड कर देंगे, T1 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो बहुत ही अच्छा था। और वैसे भी यहाँ से भी निकालना तब भी आसान है कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दें तो क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तब भी आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा = 60 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। तो T1 = रूट के अंदर 60 स्क्वायर
3600 प्लस 2500, इसको सॉल्व कर दो, जो आपका आएगा आंसर वही आपका क्या होगा, T1 की वैल्यू होगा। तो ओके, तो फटाफट नोट कीजिए इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि वो वहां ले जाकर ऐसा इक्विलिब्रियम में इसको होल्ड कर देता है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है इक्विलिब्रियम हो गया। और अभी हम लोग जो है थोड़ा बात करते हैं सम कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। ओके, तो कुछ हमारे जो है कॉमन फोर्स होते हैं मैकेनिक्स में, उन पे टर्न बाय टर्न एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से फोर्स, कॉमन फोर्स जो है मैकेनिक्स में होते हैं। हो गया, नोट कर लिया? तो हो गया ये। अभी जो ये मैंने आपको कहा है कि महाराष्ट्र बोर्ड आपका पूरा होगा, तो यस, तो आपका महाराष्ट्र बोर्ड पूरा होगा, इसमें पूरा फुल आपको महाराष्ट्र बोर्ड मिलेगा। भले ही जो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करके दिए वो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए वो दिया गया है। तो ओके, अब यहां से हम लोग बात करते हैं जो है कि कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। तो आइए जो है थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कॉमन फोर्सेस क्या है। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। ठीक है, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स की बात करें तो पहला जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे टेंशन के बारे में। तो जैसे आप इमेजिन कीजिए कि कोई तो भी अपना एक सिस्टम है, जैसे ये कुछ तो भी ये अपना एक ऐसा बना हुआ हो, और यहाँ से यहाँ पर एक ऐसा पुली लगा हुआ हो, और मैंने कहा कि मैंने यहाँ ला करके एक नॉट लगा दी। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रांग है, और ये यहाँ से स्ट्रिंग ऐसे जाते हुए, और आप इमेजिन कीजिए कि एक और भी कोई तो भी यहाँ पर सिस्टम है, कैसे ऐसे, और यहाँ भी कोई तो भी एक पुली लगी है। ठीक है, ये यहाँ पे फिक्स है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को ऐसा होल्ड कर दिया। बस ये थोड़ा बस डायग्राम ही ऐसा है, बाकी बहुत ही ये इजी है। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये एक सपोर्ट है, और ये लोग पूरा सपोर्ट है, और ये पूरा पूरा इसको सपोर्ट करके रखता है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो है टेंशन, तो कुछ नहीं, इसका मास m है, तो इसमें क्या लगा, mg, ये सरफेस है, तो इसमें जो टेंशन होगा वो टेंशन अगर ये यहां से यहां तक एक ही स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग, ये लीजिए, अलग कलर से कर देता हूं मैं, एक सिंगल स्ट्रिंग है पासिंग ओवर पुली 1 पुली 2, तो जो इनमें जो टेंशन आएगा वो टेंशन क्या होगा, सेम होगा। हमेशा इनके टेंशन क्या होंगे, सेम। और पुलीज आर फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग आर मासलेस या लाइट स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहां से आपने एक चीज समझ लिया कि दोनों में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। देखिए, एक पार्ट यहां था, दूसरा पार्ट इधर है, तीसरा पार्ट इधर है, तीनों ही पार्ट में टेंशन क्या है, सेम है, क्योंकि एक सिंगल स्ट्रिंग है। ओके, तो यहां से आपको एक टेंशन की स्टोरी क्लियर हो गई कि अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन क्या होगा, सेम होगा। अब मैं अगर बात करूं कि यहां से ठीक है, ये है स्प्रिंग, और स्प्रिंग में ये टेंशन है। मेरा मतलब ये यहां से, तो टेंशन तो वही रहेगी ही। अगर आप यहां पे इस छोटे से पार्ट की टेंशन की बात करें तो टेंशन तो यही रहेगा।
लेकिन यहाँ बात टेंशन की नहीं है, टेंशन तो इसने पूरे इसमें वही क्रिएट किया, लेकिन यहाँ जो है थोड़ा सा एक अलग तरह का जो है सिचुएशन, अलग तरह की सिचुएशन होने के कारण ये एक स्प्रिंग है। एक्चुअली ये क्या है, स्प्रिंग है। अब आप देखिए कि जब ये mg मतलब स्प्रिंग का कुछ तो भी अपना नेचुरल लेंथ रहा होगा, फिर इसको इस मास को हैंग किया तो इस mg ने इसको स्ट्रेच्ड किया, तो कुछ तो भी मान लीजिए कि ये कुछ तो भी ऐसा x डिस्टेंस क्या हुआ, स्ट्रेच्ड हो गया। ठीक, तो इसमें एक अपोजिट डायरेक्शन की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, जिस फोर्स को हम लोग स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। then this spring force is directly proportional to distance stretched or compressed to the spring by the external force। तो ये क्या हो गया, ये x। अब आप यहां देखें कि जब ये अपना नेचुरल लेंथ को था, जब इसने स्ट्रेच किया तो स्ट्रेचिंग जो डिस्प्लेसमेंट था वो किधर हुआ, दिस डायरेक्शन। बट स्प्रिंग किधर को लग रही है, स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड, मतलब डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, स्प्रिंग फोर्स इज अपवर्ड, और ये डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो ये स्प्रिंग फोर्स है उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आर स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx, वेयर k इज कॉल्ड spring constant, where k is called spring constant. If the value of k is high, then string is very stiff, मतलब hard, बहुत ही tough होगा। And if the value of k is very low, then spring is very soft। वैसे जैसे जैसे k की वैल्यू घटती जाएगी वैसे वैसे स्प्रिंग बहुत ही सॉफ्ट होगा, और k की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो k स्प्रिंग बहुत ही स्टिफ होगा, हार्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग ट्रैक्टर के कल्टीवेटर में जो स्प्रिंग लगी होती है वो बहुत ही स्टिफ होती, हार्ड होती है, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होगा। और जो हमारे पेन में जो है जो स्प्रिंग, जो आप एक पेन यूज करते हो ऐसा टप टिप करके ओपन होता है, उसके अंदर जो है स्प्रिंग लगी हुई होती है, तो वो स्प्रिंग बहुत ही सॉफ्ट है, तो उसकी के की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से दो बात समझ में आ गया कि अगर एक सिंगल स्ट्रिंग है तो वहाँ पे मास को हैंग किया जाए तो उस पर टेंशन क्या होगा, सेम होगा, और एक स्प्रिंग है तो वहाँ पे जो है स्प्रिंग फोर्स F इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx। ठीक है, और ये स्प्रिंग फोर्स होता है जो है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए जो है कि फ्लूइड है, यू जस्ट इमेजिन कि ये अपना एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में कंटेनर कहीं पर ऐसा रखा हुआ है, और कंटेनर के अंदर वाटर ऐसा भरा हुआ है। ठीक है, अब बहुत ही आसान है आपको समझने के लिए कि जो ये कंटेनर था उसके अंदर हमने एक जो है क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को डिप कराया। मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है, ये लीजिए कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक, और मैंने यहां से कोई तो भी ऐसा किसी एक रॉड की हेल्प से मैंने इसको यहाँ पे ऐसा बाय एनी हैंड, ह्यूमन हैंड, ठीक है, थोड़ा सा ये ह्यूमन हैंड बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि ये जो है ह्यूमन हैंड है। ठीक है, जिसने ऐसे ऐसे इसको पकड़ रखा है और यहाँ से इसको प्रेशर दे रहा है, दबा रहा है जो है। तो आप इसे देखें तो अब ये जो इसका मास है, किसका, इसका, तो ये किधर लगेगा, mg एक्टिंग ऑलवेज डाउनवर्ड, और ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड इसके ऊपर एक क्या लगा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक फोर्स लगा रहा है जो है, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ बयान्ट फोर्स।
अपथ्रस्ट फोर्स।